ये कहानी एक ऐसे पत्रकार की है जिसके लिए जर्नलिज्म सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी जहां सवाल पूछना फर्ज होता है और सत्ता से सवाल पूछना उस फर्ज का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। उनका जन्म 1965 में हुआ, पर उनकी कहानी सिर्फ एक जगह से शुरू नहीं होती। बचपन के कुछ साल अमेरिका में गुजारे, फिर पढ़ाई का सफर लंदन तक गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई की। दुनिया की सियासत, ताकत के ढांचे और राजनीति के पीछे चलने वाली कहानियों को समझने की ट्रेनिंग वहीं से शुरू की। पर उन्होंने एकेडमिक्स का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने न्यूज रूम चुना। 1990 के दशक में वो द टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े। फिर धीरे धीरे उनका सफर इंडियन जर्नलिज्म की सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा। द हिंदू में इन्होंने कई सारी जिम्मेदारियां निभाई, दिल्ली ब्यूरो चीफ, एसोसिएट एडिटर और फिर एडिटर। उस दौर में वो उन पत्रकारों में से थे जो न्यूज रूम में बैठकर सिर्फ खबरें और कहानियां एडिट नहीं करते थे बल्कि नेशनल कॉन्वर्सेशंस को शेप भी करते थे। फिर 2015 में एक नया मोड़ आया। डिजिटल जर्नलिज्म अपने नए रूप में उभर कर सामने आ रहा था। इसी दौर में उन्होंने कुछ और साथियों के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, द वायर के नाम से। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसका सीधा सा दावा था, जर्नलिज्म बिना डर के और बिना झुके। द वायर के माध्यम से उन्होंने और उनकी टीम ने कई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज और पॉलिटिकल रिपोर्ट्स को सामने लाया। पावर के कॉरिडोर्स में जो बातें छुपी रहती हैं उन्हें पब्लिक डोमेन तक लाना, यही उस प्लेटफॉर्म की पहचान बनी। इस सफर में तारीफें भी मिली और विरोध भी, केसेस भी हुए, प्रेशर भी आया, क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन जर्नलिज्म का एक बहुत ही पुराना उसूल है, अगर सवाल ठीक जगह पूछे जा रहे हों तो आवाज जरूर उठेगी। इनकी कहानी इसी उसूल के आसपास घूमती है। एक ऐसे पत्रकार की कहानी जो मानता है कि न्यूज़ रूम का काम सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि लोकतंत्र के सवालों को जिंदा रखना भी है। आज के दौर में जब मीडिया की भूमिका पर लगातार चर्चा और सवाल उठ रहे हैं, तब उनका सफर एक अलग ही कहानी बताता है कि जर्नलिज्म कभी कभी आसान नहीं होता पर जरूरी जरूर होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पत्रकार से जिसका नाम इंडियन जर्नलिज्म की कहानी का एक अहम हिस्सा है। उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। तो चूंकि मुझे कहा गया है कि इंटरव्यू को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखना है, मैं सीधे आपसे सिद्धार्थ साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वार्ता भारती की पूरी टीम की तरफ से। और सीधे मुद्दों पर बात करते हुए सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आज का जो करंट सिनारियो है, पॉलिटिकल सिनारियो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, तो उस हिसाब से क्या ये आज की सिनारियो किसी और आपके 35 साल के करियर में या 3 दशकों से ज्यादा के करियर में, ये आज का सिनारियो किसी और सिनारियो से किसी और साल से रिजेंबल करता है? सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मुझे वार्ता भारती के दर्शकों के साथ, नाजरीन के साथ जुड़ने का मौका जो आपने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सवाल आपका सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि आज का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हिंदुस्तान में, ये इसको हम कैसे समझें? क्या इसका इतिहास में कोई ऐसा पिछले 20-25 साल में कोई ऐसा कंपैरिजन है? तो मुझे लगता है कि ये हम एक बहुत यूनिक दौर से गुजर रहे हैं। यूनिक इस हवाले से कि एक ऐसी पार्टी की हुकूमत है, एक ऐसा अलायंस का हुकूमत है, एक ऐसे प्रधानमंत्री का हुकूमत है जो कहने के लिए हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के संविधान को वो कहते हैं कि हम इसका पालन करते हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में डेमोक्रेसी के सारे जो पैमाने हैं, सारा जो एक नापदंड है, जो मतलब जो एक रूल ऑफ थंब आप कह सकते हैं, जो जिससे हम डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को, कि पार्लियामेंट किस तरह से फंक्शन करता है, क्या आपके इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट हैं, क्या मीडिया आपका फ्री है, तमाम जो पैमाने हैं, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये साफ जाहिर है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां डेमोक्रेसी का हर उसूल, डेमोक्रेसी का हर इंस्टीट्यूशन को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो ये बहुत यूनिक सिचुएशन है। मतलब इतिहास में अगर देखें तो पिछले 50-60 साल में इमरजेंसी का दौर भी हमने देखा है जी। हमने मतलब देश ने देखा है जी। और ये इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी है, ये लगभग 2-2.5 साल के लिए चला जी। वो एक घोषित इमरजेंसी था, लागू कराया गया एक सो कॉल्ड कानूनी तरीके से जी।
उसकी मियाद अगर हम देखें तो एक उसका ऐलान किया गया, उसको हटाया गया जी, और हर शहरी, हर नागरिक को पता था कि इमरजेंसी लागू है और डेमोक्रेसी जो है वो उसको ठंडे बक्से में डाल दिया गया है। राइट, मोदी साहब का जो एक इमरजेंसी चल रहा है, जी। और मैं शब्द को बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ यूज कर रहा हूँ। जी, मोदी साहब का जो इमरजेंसी है ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जिसकी कोई मियाद तय नहीं है। शुरुआत जो है कब आई, कब खत्म होने वाली है, इस चीज को ये कबूल भी नहीं करते। लेकिन सेंसरशिप, ऑपोजिशन, विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे, उनको अंदर जेल में बंद करना, आलोचकों को जेल में बंद करना, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो पूरी कोशिशें की जा रही हैं, इन तमाम पैमानों को अगर देखा जाए तो ये उस इमरजेंसी से कम तो नहीं है, बल्कि कुछ एलिमेंट्स में मुझे लगता है कि और ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इस सरकारी लेवल पर इसकी शुरुआत 2014 से हुई, या आपको लगता है कि इससे पहले भी ऐसी चीजें होती थी बट इस तरह से नहीं होती थी जितनी? देखिए, हर एक चीज की एक इतिहास होती है जी। आज मोदी सरकार के कार्यकाल में अगर हम सिर्फ कानून की बात करें जी, तो यूएपीए कानून या पीएमएलए कानून, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनका भरपूर जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये कानून मोदी साहब ने नहीं बनाए, बिल्कुल। ये कानून तो पहले से आए, और इसका पहले भी अगर हम देखें, सच्चाई से, ईमानदारी से अगर हम देखें तो इसका दुरुपयोग पहले भी हुआ है जी। ऐसा भी नहीं है कि मोदी साहब से पहले जो सरकारें आई वो मीडिया के प्रति बहुत अच्छा एक उदारवाद, उनका एक रुख था। हर कोई जो है शासक हिंदुस्तान का नहीं चाहता है कि मीडिया में उसकी आलोचना हो, लेकिन जिस हद तक मोदी साहब जा चुके हैं जी, कानून का दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन जो भारतीय संविधान के तहत एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन सिस्टम को चलाना उसका फर्ज है, जी, जी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जिस तरह से मीडिया पे दबाव किया गया है, जिस तरह से रोज सेंसरशिप के नए किस्से नजर आते हैं। राइट। ट्विटर पे किसी ने एक व्यंग्य छाप दिया, मोदी साहब का मजाक उड़ा रहे हैं, वो जो है आईएनबी मिनिस्ट्री या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ट्विटर को कहता है कि इसको हटाइए, 3 घंटे के अंदर वो हट जाता है। तो ये जो है, मतलब जो स्केल ऑफ अटैक है, ये हर सीमा को पार कर चुका है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इतिहास है, लेकिन मोदी साहब जो कर रहे हैं ये शायद अनप्रेसिडेंटेड है, और इसका ब्लेम, हाँ, थोड़ा बहुत तो हम पहले सिस्टम्स को दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश, ज्यादातर ब्लेम जो है मुझे लगता है कि मोदी साहब के कोने में जाएगा। तो 2014 में ऐसा इतना बड़ा चेंज क्या आया कि आपको 2015 में ऐसा लगा कि द वायर को फाउंड करना चाहिए और इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे आप जो काम कर रहे हैं उस तरह का काम किया जा सके? तो एक साल में क्या आपने 10 साल की फोरसाइटेडनेस के साथ वो द वायर शुरू किया था, या उसके पीछे का आइडिया क्या था? ऐसा है कि 2013 में ही ये एक तरह से जो आने वाले दिनों का जो एक चित्र साफ नजर आ रहा था, क्योंकि तमाम जो मीडिया इदारे हैं, जो मीडिया प्रोप्राइटर्स हैं, लगभग उन सब ने मोदी साहब के साथ अपना एक रिश्ता जोड़ दिया, एक तरह से उनके कैंप में चले गए, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, साफ जाहिर था कि हम एक नए सिचुएशन में आ चुके हैं जहां पे मीडिया ईमानदारी से सरकार का कवरेज नहीं करना चाहता है, और मोदी साहब भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मीडिया हो जहां पे पत्रकार या सहाफ़ी उनसे सवाल करें जी। तो शुरुआती रुख उनका और उनके मंत्रियों का मीडिया के खिलाफ था, फ्री प्रेस के खिलाफ था। एक ऐसा माहौल बनाया गया कि भाई जो सवाल पूछेगा वो एक तरह से एंटी नेशनल करार दिया जाएगा। पहला हमला तो मीडिया पे नहीं, जेएनयू के छात्रों पे हुआ जी। आपको याद होगा किस तरह से जेएनयू के छात्रों को, पुणे में जो फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, जहां उन्होंने जरा सी प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो पूरी तरह से उनको बदनाम करने की साजिश की गई, कईयों के खिलाफ तो केस भी फाइल किए गए। तो ऐसे माहौल में हमको लगा कि भाई अगर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाना है, अगर हिंदुस्तान के नागरिकों को एक सही मायने में इंफॉर्मेशन और खबरें हम देना चाहते हैं, तो एक नए इंस्टीट्यूशन, एक नई जो है वेबसाइट खोलने की हमको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सारा मीडिया
खत्म हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हर हर सूबे में आपको चंद अखबार, कुछ वेबसाइट्स, हाँ टीवी चैनल आपको शायद आज के दौर में एक भी नहीं मिलेगा जी लेकिन अखबार हैं, जैसे आपका खुद का वार्ता भारती है, दूसरे प्रदेशों में और भी अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया का अधिकांश हिस्सा जी वो उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया। इसलिए जो जिम्मेदारी आप और हम जैसे पत्रकारों पे पड़ चुका है, ये इस बोझ को संभालना, इस बोझ को डिस्चार्ज करना एक तरह से हमारी जिम्मेदारी है। अगले सवाल पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा उत्तर हो सकता है कि आपने कहा कि 2013 से ऐसे आपको हमें पता लगना शुरू हो गया था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लेकिन इतना होगा करके जो आज की सिचुएशन है, क्या उस टाइम पे एक्सपेक्ट किया गया था कि सोचा गया था कि इतना गंदा हो जाएगा? संक्षेप में अगर मैं जवाब दूं तो मुझे नहीं लगा कि इतनी तेजी से सिचुएशन इतना खराब हो जाएगा। मतलब अगर हम टेलीविजन की बात करें तो एक चैनल एनडीटीवी जो है वो लगभग 5, 6, 7, 8 साल अपना काम करता रहा है, लेकिन आखिर में वो भी लुढ़क गया। आखिर में एनडीटीवी भी जो है वो खत्म हो गया, अडानी ने खरीद लिया और वो चैनल की हालत क्या है वो सब हर कोई देख रहा है। बिल्कुल। लेकिन तेजी से सारे चैनल जो है एक के बाद एक पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, और न सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, एक बात है कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन बहुत सारे चैनल, बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो सरकारी एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एजेंडा, सांप्रदायिकता फैलाने का, हिंदू मुस्लिम जो है ध्रुवीकरण करने का, ये एजेंडा जो है, ये बहुत सारे एंकर, बहुत सारे चैनल ने इस एजेंडा को अपना लिया और उसको आगे बढ़ाने। ये मैंने शायद कल्पना नहीं की। हमको लगा कि भाई सरकारी चैनल है, सरकार के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन इस हद तक वो अपना काम करेंगे ये शायद मैंने सोचा नहीं था। जिस तरह के पिछले 10 सालों में हेट क्राइम्स, मॉब लिंचिंग्स वगैरह के इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, और जिस तरह से आज भी होता आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ अगर मीडिया अपना काम सही से करता, जैसे कि आपने कहा कि नहीं कर रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया अगर अपना काम सही से करता, तो क्या आपको लगता है कि हालात कुछ अलग होते आज? इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया, अगर हम मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी 2-3 साल पे नजर रखें जी, तो मीडिया में आपको उन दिनों क्या मिलता था? CWG स्कैम, 2G स्कैम, अलग अलग स्कैम, जो निर्भया केस था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेके, रॉबर्ट वाड्रा का केस, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेके मीडिया ने सरकार की गर्दन पकड़ ली। और मुझे लगता है कि ये मीडिया का जो कवरेज था, काफी हद तक उन्होंने लोगों की सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, यूपीए के प्रति जो लोगों की भावनाएं थी, उसमें बदलाव लाने का बहुत बड़ा रोल मीडिया ने प्ले किया, जो डेमोक्रेसी में होता है। वही रोल अगर मीडिया आज के दौर में करता, अगर नोटबंदी के टाइम में खुल के और एक तरह से जिम्मेदारी के साथ वो कवरेज करता है कि भाई कैसा बेवकूफ़ी वाला कदम मोदी साहब ले चुके हैं, या बहुत सारे कोविड के टाइम में जिस तरह से सरकार ने उस गंभीर जो है एपिडेमिक को इग्नोर किया, इतनी सारी मौतें हुई, ऑक्सीजन की किल्लत थी, या आज का अगर हम दौर देखें किस तरह से ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का जंग चल रहा है और भारत जो है वो चुप बैठा हुआ है। यहाँ तक कि हमले के 2 दिन पहले जो है मोदी साहब इजराइल चले गए। इन चीज़ों के बारे में अगर मीडिया ईमानदारी से सवाल पूछता, आज तक जो है मोदी के किसी मंत्री ने ये जवाब नहीं दिया कि भाई आखिरकार जल्दी क्या थी, ज़रूरत क्या थी कि आप अभी इस वक्त में आप इजराइल गए, जब सारी दुनिया को पता था कि इजराइल का हमला ईरान पे होने वाला है, तो आपने क्यों हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी लोगों को एक ऐसे सिचुएशन में ढकेल दिया? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है जी। तो अगर कोई पूछता भी है, जैसे कि आपका वेबसाइट है और कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो सवाल पूछते हैं, तो जिस तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो पार्लियामेंट में या मीडिया हाउसेस जो क्वेश्चन कर रही हैं, जिस तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट उन्हें मिलता है, जिस तरह उनके सवालों को इग्नोर किया जाता है, तो क्या 1-2 और टीवी चैनल्स या कोई और चैनल सवाल पूछते तो क्या उनको कोई जवाब मिलता? नहीं, सवाल आपका दुरुस्त है। देखिए, मुझे लगता है कि एक सॉलिडारिटी में एक शक्ति होती है कि अगर वायर या वार्ता भारती या और भी जो जैसे न्यूज़ मिनट है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, स्क्रॉल है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और कुछ बड़े भी हैं वेबसाइट्स और छोटे अखबार अपना काम कर रहे हैं। अगर सवाल पूछना सिर्फ हम ही लोग तक सीमित रहेगा तो हाँ, सरकार जो है इग्नोर करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि वहां पे भी वो सफल नहीं है, क्योंकि बड़ा मीडिया अपना काम कर रहा है, इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, लेकिन जो हम आवाज़ उठा रहे हैं,
सोशल मीडिया के जरिए दूर दराज तक ये पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रही है ये बात। तो मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया को सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, और ये एक बहुत बड़ी वजह है जहां पे हम देख सकते हैं कि सरकार की रेपुटेशन, यहां तक कि मोदी साहब की खुद की अपनी छवि जी आप देखिए कि सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें हो रही हैं उनके बारे में। जी तो ये सरकार चाहे या ना चाहे ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर बड़े मीडिया के कुछ अखबार, कुछ टीवी चैनल भी ये काम करते हैं जी तो मुझे लगता है कि सरकार उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आखिरकार के आप कितने लोगों के खिलाफ केस कर सकते हो भाई? 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर 50 मीडिया हाउस वही सवाल पूछना शुरू कर दें तो आप 50 मीडिया हाउस और उनके पत्रकार और सहाफी और एडिटर्स के खिलाफ केसेस ला देंगे जिस तरह से आपने सिद्दीक कप्पन पे किया, वो मुमकिन नहीं है। जी तो मुझे लगता है कि सॉलिडारिटी में शक्ति है, लेकिन वो सॉलिडारिटी आज के दिन में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यहां तक मामला बिगड़ गया है कि पत्रकार अब दूसरे पत्रकार पे हमला कर रहा है। मतलब कि सिद्दीक कप्पन या न्यूज क्लिक, अगर हम देखें, न्यूज क्लिक एक बहुत बड़ा एक वेबसाइट जी जी है, जी उनके फाउंडर के खिलाफ जब यूएपीए का केस चला बिल्कुल तो प्रबीर पुरकायस्थ, उसके खिलाफ जो है कुछ बड़े चैनल्स में खबरें प्लांट की जा रही थी कि भाई उसने ये किया, फलाना वो किया, हालांकि कोई सबूत नहीं है। तो बजाय इसके कि बड़े चैनल सरकारी कदम की आलोचना करे, वो सरकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जो है गंदा काम लोगों के बीच में फैला रहे हैं। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो सोशल मीडिया की आपने बात कही कि वहां पे मोदी साहब की और बीजेपी की छवि जिस तरह से डैमेज हुई है, बट कहीं ना कहीं वो चीज इलेक्टोरल रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। आप जैसे आपने कहा कि बीजेपी के पेजेस पर या उनके क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर बहुत हैं। राहुल गांधी जी का आप पेज देखेंगे, वहां पर सबके कमेंट्स यही है कि नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। ये 3 इलेक्शन से हो रहा है, लेकिन वो वोट्स में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है? इसकी वजह आपको क्या लगता है कि कहीं ऑपोजिशन भी फेल हुई है इस चीज को एम्पलीफाई करने? देखिए, ये बहुत बड़ा आपने सवाल छेड़ा है, इसके बहुत मतलब ये कॉम्प्लेक्स आंसर्स हैं इसके, लेकिन ब्रीफली अगर हम कहें तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पे आप पॉपुलैरिटी अपना बना लें, लेकिन चुनाव के टाइम में क्या आप सफल रहेंगे, ये बहुत अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है। आपका संगठन, आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना मजबूत है, क्या ग्राउंड लेवल वर्कर्स आपके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, हर बूथ में मौजूद है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, क्या आपने पूरी तैयारी की, ये सब पार्टी के लीडर के हाथ में है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो एक तरह से पार्टी लीडर खुद तय नहीं कर सकता, जैसे कितने फंड्स हैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के जो बड़े उद्योगपति हैं इतना धन उनके हाथ में डाल देते हैं कि सारे पार्टियों के कंट्रीब्यूशंस को अगर आप जोड़ भी लें फिर भी वो शायद बीजेपी के डोनेशन का जो लेवल है उसको मैच नहीं कर पाएंगे। तो धन जो है मिल रहा है, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, इलेक्शन कमीशन का जो एक बायस्ड बिहेवियर है, इन तमाम चीज़ों को काउंटर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर विपक्षी दल जो अपोजिशन है, अगर वो अपने संगठन को मजबूत करें, अगर वो एक अपोजिशन यूनिटी, जैसे 2024 का चुनाव देख लीजिए, इंडिया अलायंस अगर 1 साल पहले बनता जी, और अगर इस अलायंस में समझदारी ये बनती कि भाई हर सीट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ही जो है कैंडिडेट खड़ा होगा, तो शायद रिजल्ट बहुत अलग होता आपका। तो मैं नहीं समझता कि निराश किसी को होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो एक विगरस इलेक्टोरल फाइट आपको चाहिए होगा, जिसमें ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्ले करे। अगर आप संगठनात्मक तरीके से अपना काम नहीं करेंगे तो जाहिर है कि अलोकप्रियता के मतलब बावजूद, मोदी साहब के घटते हुए लोकप्रियता के बावजूद जो है हो सकता है कि वो दोबारा जीत जाए। इसी तरह का एक सवाल ऑन सिमिलर लाइंस मैंने पिछले हफ्ते 1-2 हफ्ते पहले हमारे साथ हर्ष मंदर साहब यहाँ पे स्टूडियो में थे, तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास वो मॉरल करेज नहीं दिखा रही, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रही बीजेपी को फाइट करने के लिए जो आज उनको दिखाना चाहिए था। क्या आप उस बात से कहीं ना कहीं एग्री करते हैं या कुछ उस पर आप टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, लड़ाई के अलग अलग पहलू होते हैं जी, ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एक पहलू है। आप किस तरह से दूसरे ऑपोजिशन को आप इकट्ठा बांध सकते हैं,
किन इश्यूज को आप उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस देखें तो कांग्रेस पार्टी ने 2-3 ऐसे मुद्दे उठाए जिससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत हिल गया, जैसे कि कास्ट सेंसस वाला इशू था। जी जी जी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ये मानना पड़ा कि एक सदियों से जो दबे कुचले लोग हैं कास्ट ऑपरेशन की वजह से, इसके लिए कुछ हमको करना चाहिए, इसकी जनगणना में जो है इसका अकाउंट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसको रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है वो डिरेल हो जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार हो गया। तो मतलब इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को घेर सकता है शायद वो पूरी तरह से सफल नहीं है। मॉरल करेज हो सकता है वो एक फैक्टर है जी। लेकिन मुझे लगता है कि विचारधारात्मक क्लैरिटी भी बहुत जरूरी चीज होती है। मिसाल के तौर पे ईरान का इशू ले लीजिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, फिलिस्तीनी इशू है, हिंदुस्तान के अंदर जो बढ़ता हुआ सांप्रदायिकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज नहीं बुलंद करता। ये जो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की जो सियासत का जो पॉलिटिक्स खेलता है, हर एक इशू को हिंदू मुस्लिम करता है, तो कांग्रेस भी कभी कभी मुझे लगता है कि वो डर जाता है कि अगर हम सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर हम अपना आवाज उठाएं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्लोगन है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में लंबे अरसे से क्लियर नहीं था। पिछले 2 साल में थोड़ा सा मुझे बदलाव नजर आया है। खुल के कांग्रेस उस कम्युनल पॉलिटिक्स की आलोचना कर रहा है, तो मुझे हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इसी क्लैरिटी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस एक रास्ता निकाल ले। लेकिन मंदेर साहब की बात अपनी जगह सही है। वैसे आखिरी के 2 सवाल मेरे हैं आपसे। द वायर का जो काम करने का तरीका है उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सबको पता है वायर किस तरह से काम कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वायर जिस तरह का काम कर रहा है उसमें जिस तरह के उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग, हरासमेंट वगैरह आपके जर्नलिस्ट को मिलती है, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना कितना मुश्किल है? आप कोई अपना पर्सनल एनेक्डोट अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ। देखिए, हमारे खिलाफ बहुत सारे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, कानूनी कदम, केस फाइल किए। इसके अलावा पेगासस जो स्पाईवेयर है, मेरे खुद के अपने फ़ोन पे, एमके वेणु के फ़ोन पे और भी जो हमारे साथी लोग हैं उनके फ़ोन्स पे रखा गया। तो प्राइवेसी का वायलेट करना, ये अलग अलग किस्म के ये ख़तरे, अलग अलग किस्म के हमले हमने झेले हैं। कुछ हमारे जो विमेन कॉलीग्स हैं, आरफा खानम शेरवानी मिसाल के तौर पे, उनकी जो है बहुत भयंकर ट्रोलिंग होती रहती है सोशल मीडिया पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको निशाना बनाते रहते हैं। तो ये जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि अभी हम एक तरह से किस तरह से मतलब हम इसको कैसे इसको संभाला जाए हम अच्छी तरह समझते हैं। तो ये हमारे रास्ते में ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, काम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग अपने काम से अभी तक नहीं हटे और ना ही हटने वाले हैं। तो द वायर का जो मॉडल है कि यूजर फंडेड इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस, इसको ये इंडिया के सिचुएशन में, इंडिया के सिनारियो को दिमाग में रखते हुए ये कितना प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंट हो सकता है 100% इस तरह का अगर मॉडल वर्कआउट होना है कि जिस सिर्फ हम विदाउट एडवर्टाइजमेंट यूजर फंडेड मॉडल पे हम चले, तो ये कितना मुश्किल है या कितना आसान है या कितना टाइम इसमें लग सकता है एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिया में बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को वो अचीव करने के? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि द वायर में इश्तिहार आते हैं, एडवर्टाइजिंग होता है, लेकिन ये गूगल वाले एड्स हैं। हम लोग खुद जाके एडवर्टाइजर्स को नहीं ढूंढते। यूट्यूब चैनल में हमारा जो है वो गूगल अपना एड डालता है, एक मोटा हिस्सा वो ले लेता है, एक छोटा हिस्सा हमको मिलता है। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि रीडर फंडिंग जो है मुख्तलिफ किस्म का होता है। कुछ लोग सब्सक्राइबर मॉडल, पेवॉल रखते हैं, कुछ लोग जैसे हम हैं डोनेशन के बेसिस पे चलते हैं। मुझे लगता है कि जिन मीडिया इदारों का एक पहचान है, जिन मीडिया इदारों ने मार्केट में अपना एक पहचान बना लिया कि भाई हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आपको मिलेगा, या कोई बहुत स्पेशलाइज्ड है कि अगर आप एग्रीकल्चरल इश्यूज पे डिटेल में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए। जितना
ज़्यादा आप अपना पहचान बना पाएंगे, जी उतना ज़्यादा लाइकली है कि रीडर, पाठक आपका, दर्शक आपका, आपके कंटेंट को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पे करने के लिए राज़ी हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हम लोग अब हमारा 11वां साल है जी जी और हम इसको चला रहे हैं। हाँ, मतलब कैसे एक्सपैंड करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हर महीने तकरीबन उतना पैसा हम लोग पाठकों से ले पाते हैं जिसके आधार पे हम अपने इदारे को चला रहे हैं। कैसे एक्सपैंड करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रीडर पे नहीं करेगा तो और कौन पे करेगा? अगर आप रीडर पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप बड़े सरमादार पे, सरकार पे, बड़े एडवर्टाइजर्स पे डिपेंडेंट होंगे और वहां पे आपकी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये जो इंटरव्यू फ्लो में चल रहा है उसको तोड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बहुत कुछ सुनना वक्त कम सीखना है जी। आपसे बहुत है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, जो यंग जर्नलिस्ट आज प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आपने जिस तरह का काम किया है, द वायर ने जिस तरह का काम किया है, बाकी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम कर रहे हैं, वैसे काम करने के लिए जो यंग प्रोफेशनल्स आना चाहते हैं उनके लिए आपका मैसेज? मैं कहना चाहता हूं कि ये आज का माहौल एक तरह से जर्नलिज्म के लिए बहुत खराब माहौल है, क्योंकि जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो रास्ते से भड़क चुके हैं। जी लेकिन जो जर्नलिज्म प्रैक्टिस करना चाहता है सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल दौर में, जी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आप अपना काम कर सकते हैं, अपना नाम जमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यंग लोग हैं मैं उनको इंकरेज करना चाहता हूं कि वो जर्नलिज्म पढ़ें, जर्नलिज्म के फील्ड में आगे बढ़ें। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि बड़े अखबार, बड़े टीवी चैनल्स में आपको नौकरी मिलेगी और उस नौकरी से आप संतुष्ट होंगे, शायद वो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जर्नलिज्म कर नहीं सकते। डिजिटल दौर में बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जी हर एक जर्नलिस्ट के पास, जिससे वो अपना काम करें और अपना इनकम भी कमा लें। जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ वरदराजन सर। जैसे कि मैंने कहा, इनसे सीखना और सुनना बहुत है। कभी आगे मौका मिला तो हम इनको फिर हमारे स्टूडियो में लाकर लंबा इंटरव्यू करेंगे। आज हमारे पास वक्त की कमी थी। मैं आपका वार्ता भारती की पूरी टीम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए, हमारे साथ वक्त निकाला। थैंक यू सो मच हमारे रीडर्स और व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया।